हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं नितिन गुप्ता आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आइए आपको फिर से स्टैटिक जीके पर लेके चलता हूं। स्टैटिक जीके क्या है, ये डीप स्टडी जीके से। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा दोस्तों, ये नदी के ऊपर। ठीक है, नदी किसे कहते हैं या रिवर किसे कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे नदियाँ कैसी होती हैं, इनका रूप क्या होता है, इनका निर्माण कैसे होता है, अपने जीवन काल में क्या क्या करती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए आप हमारे साथ। तो देखिए दोस्तों, नदी किसे कहते हैं। नदियाँ जी जो होती हैं दोस्तों, ये वाही जल को सागर या समुद्र तक या महासागर तक पहुंचाने का एक माध्यम होती हैं। ठीक है, तो कैसे आप याद करोगे। वाही जल क्या होता है दोस्तों। वाही जल का मतलब होता है दोस्तों वर्षा का जल। ठीक है, तो नदियाँ क्या होती है दोस्तों, वाही जल यानी जो वर्षा का जल है, उस जल को सागर, समुद्र या महासागर तक पहुंचाने का माध्यम होती है, जिसका अपना स्रोत होता है। ठीक है, नदियाँ किसे कहेंगे। देखिए, नदियाँ वाही जल को तो लेके जाएंगी। अगर बगल में मान लीजिए कोई पोखरा है, छोटा सा तालाब वगैरह है जो कि समुद्र के किनारे, और फिर बह के वो समुद्र तक चला गया, तो इसका मतलब नदी हो जाएगा। और नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनका स्वयं का स्रोत होना चाहिए, स्वयं का निकास भी होना चाहिए। ठीक है, नदियाँ वाही जल को सागर, समुद्र या महासागर तक पहुंचाने का माध्यम होती हैं, जिसका अपना स्रोत व निकास होता है, तथा ढाल के सहारे। ठीक है, बहती कैसे हैं, ढाल के सहारे गुरुत्व के कारण। दो वर्ड है दोस्तों, देखिए दो शब्द हैं पूरे के पूरे बड़े बड़े। ढाल के सहारे गुरुत्व के कारण ये प्रवाहित होती रहती हैं। ठीक है, अगर ढाल न मिले इन्हें और गुरुत्व न हो सही ढंग से, तो फिर ये प्रवाहित नहीं होंगी, रुक जाएंगी, इनका पानी स्थिर हो जाएगा। जबकि आपको पता होगा दोस्तों कि नदी का पानी स्थिर नहीं होता। नदी हमेशा क्या होती है, गतिमान अवस्था में होती है। यह उसके साथ साथ क्या होता है, यह अपने सहायक नदियों के साथ मिलकर एक निश्चित अपवाह प्रतिरूप को जन्म देती हैं। यानी एक निश्चित रूप को जन्म देती हैं, एक निश्चित अपवाह प्रतिरूप को क्या देती हैं दोस्तों, जन्म देती हैं। तो फिर से एक बार देखते हैं, नदियाँ क्या होती है दोस्तों। नदियाँ जो होती है वाही जल को समुद्र, सागर या महासागर तक पहुंचाने का माध्यम होती हैं। साथ ही साथ और क्या था दोस्तों, यह जिसका अपना स्रोत और अपना निकास होता है। यह ढाल के सहारे गुरुत्व के कारण क्या होता है, गतिमान होती हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करती हैं, तथा सहायक नदियों से मिलकर ये निश्चित अपवाह प्रतिरूप को जन्म देती हैं, नदियाँ कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगर हम बात करते हैं जल के प्रवाह की। ठीक है, तो जल के प्रवाह में देखिए दोस्तों, जल का जो स्रोत होगा, कितने स्रोत होंगे दोस्तों, तो कुल मिला के 3 स्रोत हैं। या तो नदी का जो जल होगा, या तो वर्षा का जल होगा नदी में, या तो हिमानी का होगा, किसी जगह बर्फ़ से पिघल कर निकल रही होगी, या किसी झील का जल होगा। इन 3 जगहों के अलावा और कोई जल कहीं से नदी में नहीं आ सकता है। ठीक है, तो आइए देखें, यानी यही 3 जल ये वाही जल होते हैं। ठीक है, और बाकी के दोनों जल ये प्रवाहित होते हैं। क्यों प्रभावित होते हैं दोस्तों, तो हमने बताया कि ढाल के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण प्रभावित होते हैं। ढाल के सहारे और गुरुत्वीय बल के कारण प्रभावित होते हैं। ठीक है, और इनका अपना स्रोत तो होता ही है, साथ ही साथ निकास भी होता है। निकास कहाँ हो सकता है सागर में जाके मिल जाए, हो सकता है समुद्र में मिल जाए, हो सकता है किसी खाड़ी में मिल जाए, या हो सकता है किसी महासागर में मिल जाए। ठीक है, तो अपना इनका खुद का निकास होता है, नदी कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं जो नदियों का आकार कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए बहुत आराम से सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं आप। खाली हमारे साथ मेरे वीडियो को देखिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों आप शेयर, लाइक, कमेंट सब कुछ करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि रोज़ आप नए मेरे अपडेट से जुड़ पाएँ। ठीक है, आइए कुछ बातें करते हैं। पहला जो इसका रूप है, आकार है, ये दोस्तों वृक्षाकार। देखिए आपको लग रहा होगा वृक्ष के आकार जैसा कुछ है। ठीक है ना, ये यहाँ से देखिए, ये हो गया वृक्ष के आकार जैसा। ठीक है, ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये इस तरह से करके, फिर यहाँ से इसका धारा निकल गई, फिर यहाँ से धारा निकल गई, कुछ इस तरह की धारा। ठीक है, यानी बहुत सारे धाराएं इसमें जाके निकलती जा रही हैं। ठीक है, ये क्या है, इसका उदाहरण है दोस्तों अमेजन और कांगो नदी बेसिन। ठीक है, दोनों 2 जगहों पर है। ठीक है, अमेजन और कांगो नदी बेसिन। ठीक है, अमेजन नदी अपना एक जगह है, कांगो अपना है। कांगो अफ्रीका में है, अमेजन अमेरिका में होता है। ठीक है, तो इनका आकार कैसा है, ठीक दोस्तों, ये वृक्षाकार जैसा है। ठीक है, वृक्ष के आकार जैसा है, यानी इनकी धाराएं कई भागों में फूट जाती हैं। इसके साथ साथ दूसरा है दोस्तों हेरिंग बोन। दूसरा क्या है दोस्तों,
हेरिंग बोन दोस्तों एक मछली का नाम है। हेरिंग बोन मीन्स हड्डी, हेरिंग माने मछली, एक मछली है उसकी हड्डी की बात कर रहे हैं। देखिए जैसे मछली है, ये मान लीजिए मछली है कुछ इस तरह से, तो साइड से इसके एक स्थान पे मिल जाएंगे, ठीक है, ये ऐसे करके। तो गंगा और यमुना भी ठीक इसी तरह से, इधर क्या करते हैं, इधर से गंगा जा रही है, कुछ दूर तक इसके समानांतर यमुना जाती है, एक तरफ से शारदा आ रही है, एक तरफ से इधर गोमती आ रही है, नीचे से सोन जा रही है, ठीक है, इधर से ऐसे करके और नदियाँ भी आ रही हैं, ठीक है। तो बहुत सारी नदियाँ आके मिलती हैं। तो ये एक हेरिंग बोन मॉडल हो गया। तो नदियों का आकार पहला वृक्षाकार हो सकता है, हेरिंग बोन मॉडल हो सकता है। तीसरा है दोस्तों देखिए रेखीय हो सकता है, यानी कुछ दूर तक एक साथ जाएं, बाद में क्या हो जाएं, जाके आपस में मिल जाएं। तो ये गंगा यमुना के साथ हुआ है, ठीक है, ये इलाहाबाद में आके संगम में दोनों नदियाँ आके मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया रेखीय, नदियों का कैसा आकार, रेखीय आकार। अगला है दोस्तों अपकेंद्रीय प्रवाह, ठीक है ना, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय दो है दोस्तों। देखिए ये अभिकेंद्रीय है, ठीक है, और ये अपकेंद्रीय है। तो देखिए अभि माने क्या होता है, अभि माने होता है दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अभि का अर्थ लिया जाता है अभिनंदन से। अभि का अर्थ किससे लिया जाता है दोस्तों, अभिनंदन से। और अभिनंदन कैसे होगा, जब कोई हमारे पास आएगा, ठीक है, जब कोई हमारे पास आएगा तभी तो हम उसका अभिनंदन करेंगे, ठीक है। तो ये अभिनंदन होता है, यानी जब हर तरफ से नदियाँ क्या हो, आके समुद्र में गिर जाएं, ठीक है, गिरेंगी निकलेंगी तो है नहीं कि हर जगह से आके यहाँ से निकल जाएं, तो जाहिर बात है इनका निकास स्थल की बात कर रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, ये नदियों का अभिकेंद्रीय प्रवाह है। और अपकेंद्रीय में क्या होगा कि किसी स्रोत से नदियाँ बाहर निकलती हैं। मान लीजिए कोई पर्वत है और यहाँ से बहुत सारी नदियाँ बाहर निकलती हैं, ठीक है, तो जैसे अजंता की पहाड़ी से बहुत सारी नदियाँ बाहर निकलती हैं, ये अपकेंद्रीय प्रवाह का उदाहरण है, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो कुल 5 तरह के आकार होते हैं नदियों के, ठीक है। पहला वृक्षाकार, दूसरा हेरिंग बोन मॉडल, तीसरा रेखीय प्रवाह, चौथा अपकेंद्रीय प्रवाह, पांचवा अभिकेंद्रीय प्रवाह, ठीक है दोस्तों। आइए कुछ चीज़ें और सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए नदी जब अपनी युवावस्था में होती है, युवावस्था का मतलब क्या है दोस्तों, जब नदी निकलती है जहाँ से उसका स्रोत होता है, ठीक है, वहाँ पर नदी जब अपनी युवावस्था में होती है तो नदी का वेग तेज होता है। तो इसमें कहने वाली क्या बात है, इसमें ना तो कुछ कहने वाली बात है, ना तो आपको याद करने की बात। आप ही बता दो, जहाँ नदी का मुख होगा, जहाँ से नदी निकलेगी, वहाँ तो नदी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी ना, वहाँ नदी के पानी का जो वेग है वो ज़्यादा होगा ना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे निकल रही है। ऊपर से पहाड़ी, ज़्यादातर नदियाँ क्या होती है, पहाड़ों से निकलती हैं, तो वहाँ ढलान के कारण और ज़्यादा वेग होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, नदियों का वेग अधिक होता है युवावस्था में। इसी कारण नदी के द्वारा, अच्छा बताइए, अगर नदी का वेग ज़्यादा होगा तो अपरदन ज़्यादा होगा या अपरदन कम होगा, ठीक है। अगर जैसे आप ही हो, ठीक है, आप कहीं दौड़ रहे हो, ठीक है, और लड़ते भिड़ते जा रहे हो साइड से, यही तेज़ अगर आपका वेग होगा तो लड़ते भिड़ते जाओगे। तो उसी तरह नदियाँ भी हैं, नदियों का अगर वेग ज़्यादा होगा तो अपरदन भी बहुत तेज़ होगा, बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपरदन होगा ना। कुछ भी रटिए मत, आप चीज़ों को समझिए खाली, ठीक है। तो नदी जब अपने युवावस्था में होती है तो नदियों का वेग क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है। इसके साथ साथ नदियाँ अपरदन का कार्य भी बहुत तेज़ी से करती हैं। अच्छा, कैसा अपरदन, देखिए ऊर्ध्वाधर अपरदन करेंगी या क्षैतिज अपरदन करेंगी। तो दोस्तों कैसा अपरदन करती हैं, ऊर्ध्वाधर अपरदन। देखिए ऊपर से नदियाँ जब नीचे गिरती हैं ना तो उसको ऊर्ध्वाधर अपरदन करते हैं, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग में नदियाँ, क्योंकि पहाड़ों से, जैसे मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ से कोई नदी निकल रही है यहाँ से, तो जब ये तेज़ी से नीचे आएगी, ऐसे आएगी, तो ये यहाँ पे अपरदन का काम करेगी, यहाँ पे ये सब अपरदन काम करेगी। तो यहाँ पे कौन सा अपरदन, ये ऊर्ध्वाधर अपरदन हो रहा है, क्षैतिज तो हो नहीं रहा है, क्योंकि क्षैतिज होगा तो नदी का वेग कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर अपरदन ज़्यादा करती हैं, अधिक करती हैं, ठीक है। ऊर्ध्वाधर अपरदन के कारण ही नदी घाटी को गहरा कर देती हैं, ठीक है, जबकि अगर क्षैतिज अपरदन होगा तो नदी घाटी को चौड़ा कर देती हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको फिगर से समझाता हूँ, ठीक है, अच्छे ढंग से। ये देखिए कुछ इस तरह से फिगर ड्रा किया हूँ, ठीक है। मान लीजिए एक पहाड़ है, ठीक है, पर्वत है, और ये नदी का मुख है, यहाँ से नदी क्या हो रही है, निकल रही है। जब ये नदी निकलती है तो ये जिस जगह से आती है, जैसे ऐसे यहाँ पे आई तो यहाँ पे अपरदन कर दी, देखिए, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ गिरी, यहाँ पे अपरदन कर दी, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये इसका युवावस्था होता है, क्योंकि यहाँ पर अपरदन ज़्यादा होता है, नदी का वेलोसिटी यानी वेग ज़्यादा होता है, तो अपरदन भी ज़्यादा होता है। फिर ये आगे इंटर करती है, जब मैदानी क्षेत्रों में आती है तो ये प्रवेश करती है किसमें, मैदान में आ जाती है। जब ये मैदान में आती है तो ये इसका प्रौढ़ावस्था होता है, ठीक है ना। और फिर लास्ट में जाते हैं तो इसकी गति बहुत धीमी हो जाती है, तो ये इसकी क्या होती है, वृद्धावस्था हो जाती है,
ठीक है। तो नदी की युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। चलिए आइए देखते हैं। तो हम बात करें अभी युवावस्था की। नदी अपने युवावस्था में मैंने क्या पढ़ा कि ऊर्ध्वाधर अपर्दन करेगी। ये देखिए ऊर्ध्वाधर, यहाँ पे काट के छोटा कर दिया, फिर यहाँ से गिरी यहाँ पे छोटा कर दी, ठीक है। तो ये ऊर्ध्वाधर अपर्दन हो रहा है। तो नदी अपनी युवावस्था में ऊर्ध्वाधर अपर्दन के कारण गहरी घाटियों का निर्माण करती है। यहाँ पे क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पे घाटी बन जाएंगी, ठीक है। घाटियों का निर्माण करेगा, जो घाटी वी अक्षर की घाटी की भांति होती है, ठीक है ना। इसीलिए इसे वी आकार की घाटी भी कहा जाता है। देखिए कुछ इस तरह से होगा। देखिए ये जैसे चल रही हैं, तो जब चलते रहेंगे तो ये मान लीजिए ये ज़मीन है कोई, ठीक है, और यहाँ इस तरह चल रही हैं, तो जब ऊर्ध्वाधर अपर्दन होगा तो ये गहरा होगा, ये गहरा होगा, देख रहे हैं। तो ये गहरा होगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कौन सा अपर्दन हो रहा है, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर अपर्दन हो रहा है। और यहाँ कौन सा अपर्दन हो रहा है, यहाँ पे क्षैतिज अपर्दन हो रहा है। जब क्षैतिज अपर्दन करेंगी तो साइड वाला भाग ज़्यादा काटेंगी, तब वो नीचे नहीं आएंगी दब के, ठीक है। वो साइड में ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, यानी ये वी आकार का होता है और ये वाला यू आकार का होता है। ये वाला वी आकार का होता है, ये वी होगा, और ये वाला क्या होगा, यू होगा, इस तरह से, ठीक है, यू आकार का होगा, ठीक है। देखिए तो अगर वी आकार यानी नदियाँ जब ऊर्ध्वाधर अपर्दन करती हैं तो वहाँ पे गार्ज का निर्माण करती हैं, लेकिन जब क्षैतिज अपर्दन करती हैं तो वहाँ पे कैनियन का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ये गहरा होता है, ये चौड़ा होता है, ठीक है। यहाँ देखिए सिंपल वे में मैंने लिख दिया यहाँ पे कि वी आकार की घाटी जो नदियाँ बनाती हैं, पहली बात तो अपनी युवावस्था में बनाती हैं, ठीक है। दूसरी बात कि अगर चौड़ी करेंगी तो कैनियन होगा, और अगर सकरी या गहरी करेंगी मतलब ऊर्ध्वाधर अपर्दन होगा तो फिर गार्ज का निर्माण करेंगी, ठीक है। आइए अगर हम कैनियन की बात करें, ठीक है, तो ग्रैंड कैनियन जो कि विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है, ठीक है, यानी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़े कैनियन का उदाहरण जो कि यूएसओ की कोलोराडो नदी, कौन सी नदी दोस्तों, कोलोराडो नदी के द्वारा बनाया जाता है। सबसे बड़ा कैनियन कहाँ पे है, नाम क्या है, ग्रैंड कैनियन, कहाँ पे है, यूएसए में है। कौन सी नदी बनाती है, तो कोलोराडो नदी बनाती है सबसे बड़े कैनियन को, ठीक है। भारत में दोस्तों सबसे गहरे गर्त का निर्माण करती है बुंजी गार्ज सिंधु नदी बनाती है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, बुंजी गार्ज, ठीक है। आइए वात गर्त क्या होता है दोस्तों, पॉट होल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे जब नदी गिरती है ना, ये देखिए पानी है ना, जब यहाँ से प्रेशर में गिरेगा तो बताइए यहाँ से या यहाँ से जब प्रेशर में गिरता है तो यहाँ कुछ गर्त टाइप का बन जाएगा, ठीक है। जैसे जो पानी का नल का जो प्रेशर जहाँ पे गिरता है पानी, वहाँ पे थोड़ा सा छेद हो जाता है, ठीक है ना, गड्ढा हो जाता है। तो ये क्यों होता है, यही पॉट होल होता है दोस्तों, यही क्या होता है, पॉट होल होता है या वात गर्त होता है। तो बता रहा है कि नदियाँ अपनी युवा अवस्था में अपने साथ कंकड़ पत्थर के टुकड़ों को लेकर चलती हैं, प्रवाहित करती हैं। अच्छा देखिए, जब अपर्दन ज़्यादा होगा तो अपर्दन करके टुकड़ों को साथ ले जाएंगी या छोड़ देंगी, टुकड़ों को अपने साथ प्रवाहित कर ले जाती हैं, ठीक है। तो कंकड़ पत्थर के टुकड़ों को प्रवाहित करती हैं, यही टुकड़े नदी की तली पर रगड़ करते हैं, और रगड़ करके किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, जगह जगह गर्त का निर्माण करते हैं, जिससे हम किस नाम से जानते हैं, पॉट होल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। वही कण जो होते हैं वो क्या करते हैं, पॉट होल बनाते हैं। आइए देखिए कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए इस तरह से चट्टान है, 3 चट्टान है, ठीक है, ABC, ठीक है, और ये लंबवत चट्टान है। कैसी चट्टान दोस्तों, लंबवत। देखिए चट्टानें कई टाइप की होती हैं, लंबवत चट्टानों की बात कर रहा हूँ। पहली वाली कठोर है, दूसरी कम कठोर है, तीसरी मुलायम है। और यहाँ से कोई नदी बह रही है, तो ये नदी बहेगी ना, तो देखिए सबसे ज़्यादा कटान किसका करेगी, सी वाले का करेगी। क्यों, क्योंकि सी वाला मुलायम है, और थोड़ा किसका करेगी, कम कठोर है तो उसका थोड़ा काटेगी, ज़्यादा कठोर है तो उसका अपर्दन कम करेगी। मैं आपको अपर्दन बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे नदियाँ पहाड़ों को काट देती हैं। तो ये काटेगी, ठीक है, तो यहीं से काटेगी और जहाँ से गिरेगी यहीं पे जलप्रपात बनेगा। और इतने वेग से अगर इतने ऊपर से नीचे गिर रही तो यहाँ पे गड्ढा भी बनेगा, ठीक है। यही गड्ढे को अवनमन कुंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, अवनयन कुंड, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, आ रहा है समझ में आपको, ठीक है। कठोर, कम कठोर, मुलायम, ठीक है। तो जो मुलायम होगा, जाहिर सी बात है, जो मुलायम होगा ज़्यादा कटेगा, कम कठोर वाला थोड़ा कम कटेगा, कठोर वाला थोड़ा ही अपर्दन हो पाएगा। तो जिसका ज़्यादा अपर्दन, देखिए मैंने इसीलिए इसका ज़्यादा अपर्दन करा दिया। तो ये इतने ऊपर से अगर जलप्रपात बन रहा है और यहाँ पे गर्त बन रहा है, तो इस गर्त का क्या नाम देंगे हम, अवनयन कुंड बोला जाता है इसी को, ठीक है। अच्छा
मान लीजिए अगर चट्टानें क्षैतिज रूप में है तो उसी तरह कठोर मुलायम कठोर, आप कठोर मुलायम कठोर कहीं भी सेट कर सकते हो, जैसे रहेगा वैसे बनेगा। अगर कठोर यहाँ मुलायम मैंने बीच में कर दिया, नीचे कठोर है, तो पानी का फ्लो कुछ इस तरह से होगा, ऐसे गिरेगा और कठोर वालों को काट देगा, बीच में गड्ढा कर देगा, लास्ट में फिर नहीं काट पाएगा तो फिर इधर आके फिर यहीं गर्त बना देगा। तो ये जो गर्त बना, गर्त अवनयन कुंडी है, ठीक है, और यहाँ पर कटाक्ष करेगा, ठीक है, कटाव करेगा यानी अपर्दन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। देखिए दोस्तों, जलप्रपात हम देख रहे हैं, तो जलप्रपात क्या होता है दोस्तों, वाटरफॉल क्या होता है, ठीक है ना। तो जब नदी का जल ऊंचाई से नीचे गिरता है तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, जलप्रपात बोलते हैं, ठीक है। ऊंचाई से जब नदी का जल नीचे गिरता हो तो उसे क्या बोलते हैं, जलप्रपात बोलते हैं, ठीक है। आइए, नदी के युवावस्था में हमने देख लिया। नदी के युवावस्था में हमने 2-3 चीज़ देखा। पहला हमने देखा कि कैसे नदियाँ वी आकार की घाटी बनाती हैं, जिसमें वह या तो गार्ज बनाती हैं या तो कैनियन बनाती हैं, ठीक है, और लंबवत चट्टानों क्षैतिज चट्टानों को कैसे काटती हैं, जहाँ पे अवनमन कुंड बनता है। इसके अलावा हमने देखा वात गर्त क्या होता है या पार्ट होल क्या होता है, यानी नदियाँ अपर्दन के दौरान जो छोटे छोटे टुकड़े बहाकर लेके आती हैं, उनके रगड़ से तली में गड्ढे बन जाते हैं, जिसे हम पॉट होल कहते हैं या वात गर्त कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब हम देखते हैं नदी के प्रौढ़ावस्था में, ठीक है, जो सेकंड स्टेज थी नदी की, इसमें कौन सी टाइप की स्थलाकृतियाँ बनेगी, कौन सी टाइप की आकृतियाँ बनेंगी, ठीक है। तो आइए दिखाते हैं आपको। प्रौढ़ावस्था में दोस्तों मतलब कि जब वो मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं, ठीक है, तो ये इनका मैच्योर फेज होता है, ठीक है, यही इनका प्रौढ़ावस्था होता है। तो देखिए, जैसे वो मैदानी भागों में आती हैं तो आपसे मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, ठीक है, सिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए, जैसे ही नदी प्रौढ़ावस्था में आएगी, क्या वह ऊर्ध्वाधर अपर्दन बंद करके अब क्षैतिज अपर्दन चालू कर देगी? जी हाँ। पहाड़ों पर रहती है तो कौन सा अपर्दन करती है? ऊर्ध्वाधर। जैसे मैदान में आएगी वह कौन सा अपर्दन करेगी? अब क्षैतिज नहीं कर, अब ऊर्ध्वाधर नहीं करेगी, क्योंकि अब तो मैदान आ गया ना, तो मैदान में कहाँ से ऊर्ध्वाधर कर सकती है, वो तो क्षैतिज ही करेगी ना, ऐसे लंबा लंबा करेगी, तो क्षैतिज अपर्दन ज़्यादा करेगी। तो बताइए, नदी की चौड़ाई में वृद्धि होगा या गहराई में वृद्धि होगा? ठीक है, तो हमने बताया था आपको, जब क्षैतिज अपर्दन होता है तो नदी की चौड़ाई में वृद्धि होती है, जिसको हम कैनियन बोलते हैं ना दोस्तों, कैनियन, ठीक है। कैनियन फिलहाल पहाड़ों पर बनता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको तरीका याद करने का वो बता रहा हूँ, लिंक दे रहा हूँ खाली, ठीक है। तो नदी घाटी की चौड़ाई में वृद्धि होगी, तो बताइए, नदी घाटी की चौड़ाई में वृद्धि होगी तो नदी का क्षेत्रफल बढ़ेगा। मैदान में उतरने के बाद नदियाँ इसीलिए लंबी हो जाती हैं। पर्वतों पर जब नदियाँ निकलती तो उनकी धारा छोटी होती हैं, लेकिन जैसे ही मैदान में पहुँचती हैं तो उनका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, अपने आप बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नदियाँ क्षैतिज अपर्दन करती हैं और चौड़ाई में वृद्धि हो जाती है। तो जब क्षेत्रफल बढ़ गया दोस्तों, तो नदी का आयतन भी बढ़ जाएगा। आप समझ रहे होंगे, कोरिलेट करते चलिए, खाली नदी का आयतन बढ़ जाएगा। अगर नदी का आयतन बढ़ जाएगा तो ज़्यादा जगह मिलेगा नदी को चलने के लिए, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नदी पहले इतने सेक्टर में जाती थी, जैसे मान लीजिए पहले इतने सेक्टर में जाती थी, इतने सेक्टर में, ठीक है, तो नदी तेज़ बहाव में जाती थी। अब उसके पास इतना जगह है, चलने के लिए बहुत सारी जगह है, ठीक है, तो नदी एकदम आहिस्ता आहिस्ता चलेगी, यानी उसका वेग क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। जब दोस्तों वेग कम हो जाएगा तो ये निक्षेपण या जमाव करेगी। ये क्या करेगी दोस्तों, निक्षेपण या जमाव करेगी, ठीक है। तो आइए अभी हम आपको लेके चलते हैं कि कैसे क्या क्या करती है, ठीक है। तो देखिए, नदी अपने प्रौढ़ावस्था में 3 तरह का काम करेगी। एक तो बाढ़ के मैदान बनाएगी, दूसरा प्राकृतिक तटबंध बनाएगी, तीसरा नदी बिसर बनाएगी। आप भी सोच रहे हैं क्या है, आइए दिखाते हैं फिगर से, आप सब कुछ ड्रा करिए, समझते चलिए, ठीक है। बाढ़ के मैदान में क्या होती है दोस्तों, देखिए, बाढ़ के मैदान में जैसे ये नदियाँ यहाँ पर इंटर हुई, ठीक है, नदियाँ यहाँ पर इंटर की, तो ये मैदान था, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, जैसे ही ये मैदान में उतरती हैं तो ये क्या करती हैं, बाढ़ का मैदान बनाती हैं, ठीक है। बाढ़ के मैदान के बनाने के साथ साथ ये निक्षेपों का जमाव भी करती हैं। देखिए कैसे, जब नदियाँ मूव करती हैं ना, जैसे इधर से इधर मूव की, ठीक है, तो क्या करती हैं, जिधर की तरफ, जैसे इधर आ रही हैं, ठीक है, तो इनका इधर कटान करेंगी, ठीक है, इधर कटाव करेंगी, और इधर कटाव करने के साथ साथ यहाँ पे क्या करेंगी, यहाँ पे निक्षेप भी करती हैं। मतलब यहाँ मलबा जमाते जाएंगी और इधर निक्षेप करती जाएंगी, इधर कटाव करती जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा होता रहता है, ठीक है। फिर जैसे इधर से इधर, अब देखिए, अगर ये मुड़ेंगे नहीं तो इनके ऊपर गति नहीं बनेगा, तो फिर क्या करेंगी, इधर मुड़ती हैं, फिर इधर कटान चालू होता है तो इधर निक्षेप करना चालू करती है। तो इसलिए नदी का आकार जो है सर्प के आकार का होता है, ठीक है ना। तो देखिए, ये कटान करते करते कभी कभी क्या होती है कि इतना मूव कर जाती हैं कि ये नदी विसर्प बनाती हैं, मतलब नदी सर्प के जैसा हो गया। और जब कभी ये दोनों इतने पास आ जाते हैं कि ये दोनों कभी कभी टच हो जाते हैं, ठीक है, या एकदम पास से निकलते हैं, तो ये बीच का जो टच हो जाएंगे, ठीक है, जैसे ये टच हो जाते हैं तो फिर इनका आकार क्या हो जाता है, सीधे हो जाएंगे, ठीक है। यहीं फिर नदियाँ मूव कर जाएंगी, यानी ऐसे आके ऐसे चल जाएंगे। तो इधर का जो पानी है ये गोखोर झील कहलाता है। ये क्या हो जाता है, गोखोर झील, जिसको बोलते हैं आक्सबो लेक, ठीक है।
तो आप गूगल से इमेज डाउनलोड करके देख सकते हैं गोखुर झील का फिगर कैसे होता है। ठीक है, ठीक ऐसे मूव करती हैं नदियाँ। ठीक है, तो आइए और विस्तार से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको देखिए एक बार फिर से मैं इसको समझा दूं आपको। देखिए, जो बाढ़ का मैदान होता है दोस्तों, ये बाढ़ का मैदान बनाती हैं। ठीक है, नदियाँ मैदान में उतरती बाढ़ का मैदान बनाएंगी। दूसरा मैंने बताया यहाँ पे प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध माने क्या होता है दोस्तों, कि नदियाँ मूव कैसे करती हैं, ये घूमती कैसे हैं। तो मैंने बताया कि इनको वेग देने के लिए अगर नदियाँ देखिए अगर मूव नहीं करेंगी, इस तरह मूव नहीं करेंगी, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आकार में, ये ऐसे ऐसे करके अगर ऐसे नहीं होगा तो इनका जल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जैसे पानी अगर ऐसे बहना शुरू हो जाए तो कितना दूर तक जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा। इसीलिए नदियाँ हमेशा क्या होती हैं, मूव करती हैं। जब इधर आती हैं तो थोड़ा सा गति मिलती है, फिर जैसे मुड़ जाती हैं फिर गति मिल जाती है, फिर गति मिलती है, फिर गति मिलती है। इसलिए नदी का आकार क्या होता है, ऐसा होता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, मैंने बताया जिधर मुड़ती हैं उधर कटान करती हैं, और बैक साइड में, पीछे साइड में क्या करती हैं, जमाव करती हैं। ठीक है, तो फिर से जब इधर मूव करेंगी तो यहाँ पे कटान करेंगी और इधर जमाव कर देंगी। तो इस तरह से इनका आकार चलता रहता है। ठीक है, ये मूवमेंट, इस मूवमेंट करते करते नदी विसर्प का आकार भी बनाती है और नदी गोखुर झील का भी निर्माण करती है। ठीक है, आइए अब दोस्तों आते हैं हम नदी के वृद्धावस्था पर। प्रौढ़ावस्था हमने देख लिया। ठीक है, अब आते हैं कहाँ पे, नदी के वृद्धावस्था पे कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, इसको बताते हैं आपको। तो नदियाँ जब देखिए, नदियाँ जब पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं, ठीक है, तो पर्वतों के पैर पर, फुट पर, जहाँ पे पर्वतों का निचला हिस्सा होता है, ठीक है, उनके पैर पर जो कंकड़ पत्थर होते हैं या उनके जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं वो वहाँ जमा कर देती हैं। ठीक है, पैरों के पास। ठीक है, यदि ढाल कम हुआ तो ये टुकड़े चाय की तरफ फैल जाते हैं। ठीक है, और इन्हें क्या बोलते हैं, जलोढ़ पंख बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, जलोढ़ पंख बोलते हैं। ठीक है, तो और देखिए यदि ढाल अधिक हुआ तो यही पंख जो होते हैं ये शंकु की तरह दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें हम जलोढ़ शंकु बोलते हैं। चलिए आपको डिटेल में थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, और अच्छे तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, मैंने बताया कि नदियाँ जब पर्वतीय क्षेत्रों से में प्रवेश करती हैं, ठीक है, नीचे उतरते समय, ठीक है, प्रवेश करती हैं पर्वतीय, नीचे पर्वतों के पैरों के पास, फुट के पास, तो कंकड़ पत्थर और बड़े बड़े टुकड़ों को जमा, अपने साथ जो बहा के लाती हैं ना, उन टुकड़ों को जमा करने लगती हैं। ठीक है, ठीक है, उन टुकड़ों को क्या करेंगी, जमा करने लगेंगी, यानी वो स्थिर कर देंगी, रोक देंगी। ठीक है, और उनका वेग भी कम हो जाता है। ठीक है, यदि ढाल कम हुआ, ठीक है, जैसे जो ज़मीन होती है यहाँ कहीं ना कहीं ढाल होता है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, वही बता रहा है। यदि ढाल कम हुआ तो ये टुकड़े चाय की तरफ फैल जाते हैं, चाप की तरह, चाय नहीं चाप, चाप चाप की तरफ क्या हो जाता है, ऐसे प्लेन प्लेन फैल जाते हैं, तो इन्हें जलोढ़ पंख बोलते हैं। अगर ढाल ज़्यादा हुआ तो कहीं थोड़ा सा ऊँचे उठ जाएंगे। देखिए यहाँ थोड़ा सा ऊँचा टाइप का उठ गया। ठीक है, तो ये जलोढ़ शंकु हो गया, और यहाँ वाला क्या है, थोड़ा सा नीचे टाइप का जलोढ़ पंख हो गया। और लास्ट में यही गाद के रूप में ले जाकर आगे जमा कर देंगी, तो यही डेल्टा बन जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, नदियाँ वृद्धावस्था में 3 काम करती हैं, या तो जलोढ़ पंख बनाती हैं, जलोढ़ शंकु बनाती हैं और डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, आइए कुछ चीज़ें और देखते हैं। नदियाँ जब सागर, झील या खाड़ी के साथ मिलती हैं, ठीक है, जब नदियों का जल जाके सागर, झील या खाड़ी के साथ मिलता है, तब अपने मुहाने पर ये संपूर्ण अवसादों को अधिक मात्रा में जमा करती हैं। लास्ट में जाकर क्या करें, जितने उनके अंदर के अवसाद होते हैं उनको अधिक मात्रा में ले जाकर क्या कर देती हैं, जमा कर देती हैं। ठीक है, जिससे नदी के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और नदियों का जल कई भागों में बढ़ जाता है। जैसे गंगा नदी ऐसे जाते जाते रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा करने में यहाँ पे गाद जमा कर दी, तो थोड़ा सा पानी इधर से निकल गया, थोड़ा सा इधर से निकल गया, तो ये धाराएँ कई जो मुख्य धारा होती है वो कई छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है। ठीक है, और इसी के बीच में एक त्रिभुजाकार आकार का एक जगह बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो, तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। कुछ सुधार चाहते हैं तो ठीक है, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि रोज़ नए नए वीडियो देख सकें आप। थैंक यू दोस्तों।